हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एक नए धार दे रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना। चलिए आते हैं साथियों, आज क्लास 6 का आपका चैप्टर 3 की बातें हम लोग करेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट, है ना। सरकार क्या है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि सरकार क्या है ना। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि सरकार क्या है ना। व्हाट इज ए गवर्नमेंट, है ना। व्हाट इज अ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सरकार क्या है ना। चलिए आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे साथियों कि सरकार के डिफिनेशन से करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। चलिए क्या है देखते हैं। अब देखिए सरकार किसको कहेंगे, हम कह सकते हैं, इसको डेफिनेशन हम दे सकते हैं इसके बारे में। क्या, एक मिनट भाई, हम कह सकते हैं सरकार वह है, सरकार वह है जो क्या करता हो, नियम बनाता हो, है ना। जो क्या कर रहा हो, नियम बनाता हो और नियम बनाते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, निर्णय लेता हो, है ना। निर्णय लेता हो लेता हो तथा देश के सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये सारे नियम को क्या करता हो, लागू करता हो। रहने वाले लोगों के लिए नियम लागू करता हो। ये ओवरऑल डेफिनेशन है किसकी, सरकार की। क्या करता वो, कानून बनाता हो और कुछ नियम, सरकार वह है जो नियम बना सके, निर्णय ले सके, है ना। और अपने सीमा में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए नियम को लागू कर सके। यही क्या है, आपका सरकार है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आते हैं सरकार के कार्य। तो बता दूं आपको कि सरकार के अपने कुछ कार्य होते हैं। देखा जाए भाई क्या क्या कार्य है इनका। तो पहला क्या है, देश के संसाधनों का क्या करना, उचित उपयोग करना, है ना। उसके बाद, है ना, इससे क्या होगा, ताकि देश की क्या हो सके, ताकि देश की आर्थिक वृद्धि हो सके, है ना। देश की आर्थिक वृद्धि हो सके, देश की आर्थिक वृद्धि हो। उसके बाद करा, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रहे, ताकि आयात निर्यात यानी कि व्यापार में सुगमता बनी रहे। इससे क्या होगा, अगर व्यापार में, व्यापार और सहयोग में सुगमता बनी रहे,
है ना। व्यापार और सहयोग में क्या हो सके, सुगमता। अगर पड़ोसी देश से व्यवस्था व्यवहार ठीक है तो देश की स्थितियां क्या रहेगी, शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी, है ना। उसके बाद क्या है, देश के सीमाओं की सुरक्षा, इसके लिए आप जानते हैं कौन रहते हैं, सशस्त्र बल होते हैं, है ना। जो सशस्त्र बल होते हैं इस पे विशेष ध्यान रखा जाता है, ये सरकार की काम है ना, सशस्त्र बलों द्वारा। ये भी जिम्मेदारी किसकी रहती है, सरकार की जिम्मेदारी है। सामाजिक मुद्दों पर नियम बनाना, है ना, सामाजिक मुद्दों पर भी नियम बनाना किसका काम है, तो ये सरकार की काम है, ताकि ताकि समाज को क्या हो सके, उचित दिशा दे सके, समाज को उचित दिशा मिले, है ना। अगर समाज से संबंधित अगर नियम कानून बनाएंगे तो इससे क्या होगा, समाज को एक उचित दिशा मिलेगा, है ना। अगर ये देश की सुरक्षा करेंगे तो सुरक्षा किसके सहायता से करेंगे, सशस्त्र बलों की सहायता से। दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखेंगे तो व्यापार और सहयोग की सुगमता बनी रहेगी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब आगे लिखा, नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना, यह भी किसकी जिम्मेदारी है, तो आप कह सकते हैं यह भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप यहां लिख सकते हैं इस बात को कि यह क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है ना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हुई, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला सवाल देखा जाए क्या है। अगला टॉपिक आता है कि सरकार के अन्य कार्य। देखिए, अब सरकार है तो कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं, कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। देखिए, प्राथमिक कार्य तो उनका यही है क्या, कि देश को चलाना, है ना, देश को चलाना और नियम शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये किसका काम है, ये सरकार की काम है ना। उसके बाद कह रहा है क्या करना, देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना, है ना। किस पे, मुद्रास्फीति। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आयात निर्यात, आयात निर्यात की बातें होगी, है ना। इसके अलावा और बताइए क्या हो सकता है, हाँ, उसके अलावा और क्या हो सकता है, विनिर्माण, कारखाना स्थापित करना, विनिर्माण यूनिट लगाना, कारखाना स्थापित करना, है ना, ये सब। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण, बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण। ये ओवरऑल बातें किसकी है, देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की काम सरकार की है। सरकार के पास न्यायिक शक्ति भी है, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का काम क्या है कि देश के अंदर नागरिकों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो रहे कुछ मसलों पर जो सुनवाई करने का अधिकार है उसे किसको है, न्यायालय को है ना, है ना। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। न्यायिक निकाय को क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। आपको बता दूं न्यायालय और न्यायपालिका में डिफरेंस है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हम क्या लिखे, न्यायपालिका लिखे हैं। न्यायिक निकाय को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखे हैं न्यायालय। न्यायालय क्या करती, फैसला सुनाती है। अगर न्यायालय की बात करें तो प्रॉपर वो अलग बातें हो गई, न्यायपालिका की बात करें तो ये सभी इसमें आ जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय आएगा, उच्च न्यायालय आएगा और जिला न्यायालय आएगा, अधीनस्थ न्यायालय आएगा। ये सभी न्यायालय एक साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे क्या, न्यायपालिका, है ना। और किसी एक अंग की बात होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यायालय कहेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ा जाए आगे। अब देखिए, ये केंद्र सरकार के स्तर, मतलब सॉरी सरकार के स्तर, सरकार का जो शक्तियों का ये स्तर होता है ना साथियों, ये ऐसा होता है, शक्तियों का विभाजन। हम यहां लिख देते हैं आपको, शक्तियों का विभाजन कह सकते हैं आप इसको। ये जो राज्य सरकार के स्तर में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकली होता है। कैसा होता है, वर्टिकली होता है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास। हम कह सकते हैं सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। अब कहिएगा ठीक है सर, सबसे अधिक शक्ति तो प्राप्त है, तो इनके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए ये क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं, पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था स्थापित करना, शासन, पूरे देश पे शासन करना, या पूरे देश के लिए कानून निर्माण करना। हम यहां लिख सकते हैं क्या करना, ये पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करना, है ना। पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करना किसका काम है, ये केंद्र सरकार का काम है ना। पूरे देश पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करना, ये किसके हाथों में होता है, तो केंद्र सरकार के हाथ में होता है ना। चलिए अब आते हैं राज्य सरकार के बारे में। तो ये सिर्फ किसके बारे में काम करेगी, राज्य के मामलों में कानूनों का निर्माण करना, तथा राज्य के अंदर लागू करना। ये काम किसका है, राज्य सरकार का। राज्य सरकार हमेशा नियम जब भी बनाएगी तो वो किसके लिए बनाएगी, तो अपने राज्यों के लिए बनाएगी। तो आप जानते हैं टोटल भारत में 28 राज्य है, तो जो भी राज्य सरकारें होंगी वो सभी कानूनों जो यहाँ कानूनों का जो निर्माण होगा वो राज्यों के लिए होगा, और राज्य के ये सभी का सभी जनता के लिए लागू होगा। ये जो कानून लागू होगा किसके लिए होगा, तो आप कह सकते हैं ये जो लागू होने वाला है, तो आप कह सकते हैं राज्य के अंदर रहने वाले सभी के लिए, है ना। राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिक या सभी व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, है ना, सभी व्यक्ति के लिए ये क्या होता है, लागू होता है। अब राज्य सरकार क्या करेगी, तो ये लोक कल्याणकारी के लिए, मतलब राज्य के लोक कल्याणकारी के लिए क्या करेगी, कुछ नियमें बनाएंगे, है ना, और उसे लागू करेंगे सिर्फ अपने राज्य के सीमाओं के अंदर। अब होता है साथ ही स्थानीय स्तर की सरकारें। स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें सरकार की, तो आप जानते हैं जो पंचायती स्तर पे होता है ना। स्थानीय स्तर पर हो गया मतलब ग्राम पंचायत वाले, है ना, जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपका ये त्रिस्तरीय सिस्टम जो है वो क्या क्या है, आपका ग्राम पंचायत
है ना। इसमें आप जानते हैं एक कौन है, ग्राम पंचायत है। फिर इसके बाद क्या है, खंड है जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, है ना। उसके अलावा कौन है, जिला है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 में, तो वो त्रिस्तरीय समिति को मिला था जो पंचायती राज है। यानी कि ये स्थानीय सरकार वे होते हैं जो पंचायत स्तर पर वो अपने सारे कानूनों और नियमों को लागू करवाते हैं और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मिले अनुदानों और या सहायता के को लेकर वो अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं, है ना। अब देखिए ग्राम पंचायत के स्तर पर मुखिया हो गया आपका, फिर खंड स्तर पर जो पंचायत समिति काम करते हैं और जिला स्तर पे जिला परिषद काम करते हैं, क्लियर। और पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है वो अक्सर जिला परिषद, यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष होते हैं वही इसका ये पूरा तैयार करते हैं, है ना। उसकी क्राइटेरिया तैयार होती है, मतलब उनकी जो रोड मैप होता है वो तैयार यहीं पे होता है, क्लियर। तो ये अलग अलग स्तर की सरकारें हैं और सब अपनी सीमा में रह के काम करती है। तो जो सरकार का स्तर है वो 3 स्तर की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है कि सरकार एवं कानून, है ना। अब बात यहां पे आती है, एक तरफ सरकार है एक तरफ कानून है। कह रहा है कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है, बिल्कुल सही बात है ना। जो कानून जब भी बनाएगी तो कौन बनाएगी, सरकार बनाएगी। क्योंकि हमारे यहां कैसा सिस्टम है, लोकतंत्र में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होता है, तो सरकार के पास होती है। सरकार जो है की शक्ति, चलिए, तो ये लोकतंत्र में कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास होती है। और सरकार को कौन चुनते हैं, तो अपना लोग, जैसे हमारे आपके जैसे जनता क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं। हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहीं है, अप्रत्यक्ष है। एक स्थानीय स्तर की सरकार जो बनती है वो प्रत्यक्ष है। आप जानते हैं कि गांव में जब भी इलेक्शन आता है तो आप खुदे मुखिया का भी अलग से वोट करते हैं, पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद या वार्ड सदस्य के लिए, सबके लिए आप अलग अलग वोट करते हैं। वहां प्रत्यक्ष सरकारें हैं, है ना। और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां है जहां की जनसंख्या 20 लाख की आबादी से कम है। एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। भारत क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली पे चलती है। अर्थात यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र तो है लेकिन अप्रत्यक्ष, यानी कि हम लोग डायरेक्ट सरकार नहीं चुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सदस्यों को चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से सरकार बनती है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। तो ये कानून बनाने की शक्ति इनके पास होता, करा सरकार द्वारा बनाया गया कानून का पालन करें, है ना। यहां बात कर रहा है कि अगर ये सरकार द्वारा बनाया गया कानून, है ना, जब सरकार स्वयं ना करे, है ना, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब बताते हैं कि क्या करा कि स्वयं पालन ना करे, तब क्या होगा, जनता क्या करेंगे, इसके लिए कहां जाएंगे, इसके लिए न्यायालय जाएंगे, है ना। इसके लिए कहां जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। कहानी ऐसा है साथियों कि अगर देखिए क्या है, हमारे देश में, हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान क्या है, सर्वोच्च है ना। सबसे ऊंचा कौन है, संविधान है। अर्थात चाहे सरकार हो, जुडिशरी सिस्टम हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सभी का सभी इसके अंदर आता है। अगर आप इसको पार करने का कोशिश किए तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो यही कह रहा है कि सरकार जो नियम बनाया है खुद उसका पालन ना करे, तब नागरिक या जनता क्या कर सकती है, इसके खिलाफ कहां जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अगर सरकार द्वारा बना गया कानून का स्वयं अगर सरकार पालन ना करे तो इसके लिए आप कहां जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। फिर कह रहा है यदि किसी नागरिक के द्वारा अगर कानून का उल्लंघन करे तो इसके लिए आप जानते हैं यहां पे जुर्माना का सिस्टम है।
या ऐसे लिखिए दंड का सिस्टम है, दंड का प्रावधान है, दंड है तो दंड का प्रावधान है। आप जानते हैं ये दंड दो टाइप का होता है, एक तो आर्थिक दंड होता है ना, जो जुर्माना की राशि होती है वो आर्थिक दंड हो गया, और एक उसे क्या होता है जेल की सजा हो सकती है ना। तो ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर कोई नागरिक इसकी कानून की अगर कानून व्यवस्था को का उल्लंघन करता है तो उसे दो टाइप की सजा मिलती है। दंड का प्रावधान है जिसमें एक आर्थिक है और एक सजा के तौर पे है ना, जिसे कारागार मतलब उसे जेल भेजा जाता है, जेल हो सकती है ना। तो ये अपने यहाँ का सिस्टम है। और सरकार जब नहीं खुद नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेंगे, न्यायालय जनता न्यायालय जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर न्यायालय है। और न्यायालय का संरक्षण किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। न्यायालय का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्लियर है? चलिए पढ़ा जाए आगे। अब बात करेंगे सरकार के अंग। तो सरकार के अंग क्या है आपका, एक है व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं। इसका काम क्या है, कानून बनाना या कानून बनाने की शक्ति। किसके पास है, विधायिका या व्यवस्थापिका के पास है। कार्यपालिका के पास क्या है, कानून लागू कराने की शक्ति। किसके पास है, कार्यपालिका के पास है। अब बात करें साथियों न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका के पास क्या है ना, लागू कानून व्यवस्था पर नजर रखना। लागू कानून व्यवस्था पर नजर रखना, है ना, लागू कानून व्यवस्था पे नजर रखना। अर्थात ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये सरकार के जो तीन अंग है, ये तीनों में जो शक्ति का विभाजन है ना, ये ऐसे है, क्षैतिज है, हॉरिजेंटल है। यानी कि अब क्या हो सकता है कि इसमें इस पर भी ये नजर रख सकते हैं और इस पर भी नजर बनाए रखते हैं। अगर जैसे ही विधायिका ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो ये तुरंत क्या करेंगे, वैसे संविधान को रद्द कर देंगे। ये चील की नजर की तरह, बाज की नजरों की तरह इनका नजर रहता है वो चीज पे। अगर कार्यपालिका सही से कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा है, ले लेंगे, है ना, टारगेट पे लेके बुला लेंगे, कोर्ट में ले लेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेपर में लिखा हुआ रहता है कि मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को लगाई फटकार, है ना, या इस विभाग को लगाई फटकार। तो विभाग मतलब क्या है, कार्यपालिका है, और कार्यपालिका अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो ये लगाएंगे फटकार। ये अक्सर आप पेपर में कभी कभी देखते होंगे। चलिए अब है सरकार के प्रकार। देखिए बताऊं आपको कि सरकार दो टाइप का होता है। अरे भाई ये लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार है ये, यहां भी गलत है। एक मिनट रुकिए, हम इसको सुधार देते हैं। ये है आपका लोकतांत्रिक सरकार, है ना। चलिए ये हो गया आपका लोकतांत्रिक सरकार और ये हो गया राजतंत्रीय सरकार। देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये जनता के द्वारा चुना जाएगा। बोलिए ये सरकार किसके द्वारा चुना जाएगा,
तो आप कहिएगा सर इसे जनता के द्वारा चुना जाएगा। और ये कैसे चुना जाएगा? तो ये सरकार जो चुनी जाएगी अप्रत्यक्ष, या ऐसे कह सकते हैं जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से। चलिए चलिए यहीं पे कर देते हैं इसको, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से आप कह सकते हैं। माध्यम से, यानी कि यहां की सरकार जो चुनी जाएगी, लोकतांत्रिक सरकार कैसा होगा? जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि बोलिए इसको, या सदस्य बोलिए, प्रतिनिधि बोलिए या सदस्य बनिए बोलिए, ये क्या होगा? इसके माध्यम से ये चुना जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपसे हम बात करें इसके बारे में कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, तो ये जनता के प्रति क्या होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना? ये कैसा होगा? जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना? ये जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक सरकार कैसे सरकार है? जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा ये सरकार। क्लियर? अब बताइए, ये जब भी कानून बनाएगा तो वैसे कानून बनाएगा जो जनता के हित में हो। जो भी कानून बनाएगा तो उसका आधार क्या होगा? जनता के सामने रखना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक सरकार क्या करेगी? इसे जो भी कानून लागू करेगी उसे क्या करना पड़ेगा? उस कानून का आधार बताना होगा, है ना? अगर वो कोई भी कानून बनाती है और लागू करती है तो उसके आधार को क्या करना पड़ेगा? बताना होगा, है ना? आधार इसे बताना होगा। क्लियर है? इसको आधार बताना होगा किस आधार पे कानून लागू करता है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार है। अब इधर आइए, इधर देखिए। अच्छा, इसमें देखिएगा लोकतांत्रिक सरकार में ये वंशानुगत नहीं होता है ना? ये अगर बात करें वंशानुगत नहीं होता है, जबकि अगर हम राजतंत्र की बात करें तो ये वंशानुगत होता है ना? वंशानुगत होता है ना? और इधर अगर हम बात करें तो यहां पे कौन होगा? जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? राजा या रानी होगा। यहां का प्रमुख कौन होगा? राजा या रानी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा? ये जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, मतलब ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और इसके पद क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। उसके बाद इसे कानून जो बनाएगी, इस कानून को लागू करने के लिए क्या इसे आधार बताना होगा? कानून लागू करने के लिए आधार, कानून लागू करने का आधार, करने का आधार इसे नहीं बताना होगा, है ना? इसे कानून लागू करने का कोई आधार बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है ना? अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे कि जब सरकार बनाने के लिए जो मताधिकार का सिस्टम था, जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो कैसे कैसे फिर ये जाके आगे बढ़ता। एक सफरेज मूवमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। बुक में दिया हुआ है कि ये यूरोप में हुआ था। यूरोप और अमेरिका के महिलाओं को ने ये आंदोलन किया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए थी, इसलिए कि उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो। अगर बात करें तो इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड तो आपको बाद में, अमेरिका सबसे पहले, यानी कि अमेरिका में जो है अमेरिका में महिला को मताधिकार की शक्ति कब मिला था? तो ये मिला था साथियों 1920 में मिला था। महिला को मताधिकार की शक्ति कब मिला था? अमेरिका में 1920 में मिला था। बात करें इंग्लैंड में, है ना, बात करें आपसे कि इंग्लैंड में कब मिला था? इंग्लैंड में महिला को कब मिला था?
महिला को मिला था कब? 1928 में। कब मिला था? 1928 में। और अपने भारत में पहली बार महिला को वोट करने के लिए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में इस बात का जिक्र किया था। मताधिकार को लेके जो इनकी यंग इंडिया पत्रिका है उसमें 1931 ईस्वी में इस बात को वो जिक्र किए थे, महिलाओं के मताधिकार की बात किए थे। पहली बार महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया पत्रिका में 1931 में। क्लियर है? चलिए अब यहां से होता है आपका जो पीपीटी लेके हम आते हैं उसकी समाप्ति। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, बुक में क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ। ठीक, चलिए ये आ गया चैप्टर आपके सामने, सरकार क्या है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई। चलिए देखिए यहां पे क्या क्या लिखा है। कह रहा है सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। सरकार से क्या होता है? मांग किया जाता है किसके? कामगारों के अधिकार की रक्षा की। फिर बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत की सामग्री दी जाती है ना। प्याज की दर क्या हो गया? उछाल से सरकार ने प्याज के दाम को तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश बढ़ाने की बात कौन करेंगे? सरकार करेंगे। फिर बोला है आगे कि कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को क्या किया? सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सभी बातें सरकार से जुड़ी होती है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। कह रहा हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने की एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क हो गए, स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर चीज का दाम कैसे घटाएं, है ना, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाएं। और सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार क्या करते? गरीब के मदद के लिए करने के लिए क्या करते हैं? कुछ कार्यक्रम चलाते हैं, है ना। और इनके अलावा यह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं को चलाना। क्योंकि साथ ही ये डाक और रेल सेवा क्या है? काफी एक्सपेंसिव है। क्या इसे निजी व्यक्ति, अब तो धीरे धीरे हो रहा है कुछ क्षेत्र में रेलवे प्राइवेट करके, और प्राइवेट कंपनियां उसको ये कर रही, लेकिन क्या पूरे भारत में एक प्राइवेट कंपनी को चलाना संभव हो सकता था? क्या नहीं हो सकता था, है ना। कह सरकार का काम देश की सीमाओं की क्या करना? सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। और कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये सरकार का काम है, कर्तव्य है। कह रहा जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार उस पीड़ित को क्या करेंगे? लोगों को सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध करता है, तो लोग कहां जाते हैं? न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय भी सरकार का ही क्या है? अंग है ना। हमने अभी पढ़ा था सरकार के कितने अंग होते हैं साथियों? 3 अंग होते हैं, है ना। करा शायद आपको जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है ना। बात यहां पे कर रहा है कि सरकार को ये सब काम करना क्यों जरूरी है।
जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। देखिए, जहां पे अगर बड़ी संख्या में लोग हैं, जहां पे लोग जीवन यापन कर रह रहे हैं, आवास है उनका, तो वहां क्या है, वहां के नियम मतलब कुछ नियम कायदा होनी चाहिए, वहां की एक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन आगे आते हैं? सरकार आगे आते हैं उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। कह रहा है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके और कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके, है ना। लोगों के लिए कई तरह के काम करती है ना। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोग पर क्या करती है, इसे लागू करती है ना। अब देखिए, ये रहा सर्वोच्च न्यायालय, ये वह भारत पेट्रोलियम, है ना, और इधर है भारतीय रेल जो सरकार की है, सरकार द्वारा इसे संचालित की जाती है। अब कह रहा सरकार के स्तर, कह रहा क्या आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजें के लिए जिम्मेदार है? तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार जो अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। स्थानीय स्तर का मतलब हो गया कि गांव, शहर और मोहल्ले से है, और राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा और असम की सरकार पूरे राज्य की काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो सरकार का संबंध क्या है, पूरे देश से होता है, और किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी कामों के बारे में जानेंगे। मतलब जैसे जैसे आप इधर से बढ़िएगा 6 से 7 में, 7 से 9th, 8 में, 8 से 9th, 9 से 10th में ना, आपको वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप वहां मिलते चले जाएगा मैटर, है ना। ये मानचित्र है, इसमें आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है ना। ये भी पॉलिटिकल मैप है, ये प्रशासनिक प्रभाग का है ना। मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार इस मैप को ये डिजाइन किया गया है। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। जब देखिए, ये देखिए राज्य पुनर्गठन फिर से हुआ था जब आंध्र प्रदेश टूटकर क्या हुआ था, तेलंगाना जब भारत का 29वां राज्य बना था। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे तेलंगाना को अलग किया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको अलग अलग पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, सरकार एवं कानून की बात करते हैं। कह रहा है कि सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार क्या कर सकती है, काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मनाने के लिए क्या करे, बाध्य करे। मान लीजिए कोई नियम लागू कर दिया, जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या होगा, पुलिस का डंडा पड़ेगा। क्योंकि पुलिस क्या करेगा, वो इस चीज का ध्यान रखेगा, देश की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था पे कोई आंच न आए, इसके लिए क्या करेगा, डंडा का उपयोग करेगा और कानून को मानने के लिए बाध्य करवाएगा। उदाहरण के लिए, एक कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं है, होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो पकड़ा जाएगा और उसे जेल की सजा भी काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है ना। कभी कभी आप देखते हैं लंबा लंबा चालान का लिस्ट हाथ में थमा देता है पुलिस के द्वारा, है ना। अब कह रहा है सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वो क्या करेंगे, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। क्योंकि राज्य को यह संदेश दिया जाता है, मौलिक अधिकार में यह बात की गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि
क्या कदम उठाने जरूरत है। अब आइए हम लोग बात करेंगे सरकार के प्रकार पर कि सरकार कितने प्रकार, हमने स्तर की बात की, अब प्रकार की करेंगे। कह रहा सरकार को निर्णय लेने, कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है ना। मान लीजिए वो लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है। अगर लोकतांत्रिक होगा तो वो जनता में निहित होता है वो सारी शक्ति। चलिए, कह रहा लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार की यह शक्ति देते हैं, है ना। कानून बनाने या उसे लागू करवाने की शक्ति कौन देता है, हम ही आप जैसे जनता उनको देते हैं। कह रहा लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं और अपनी पसंद की नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का क्या होता है, आधार बताना होता है। यही लोकतंत्र की खासियत है कि आप किस कारण से, मतलब ये कानून जो आप लागू करने जा रहे हैं इसका आधार क्या है, इस पे जनता पे क्या असर आएगा, है ना, लोक व्यवस्था पे क्या आएगा, ये सारे आधार बताना होता है। कह रहा और सफाई देनी भी होती है ना। मीडिया वाले देखते हैं मुंह के पास माइक लेके पहुंच गए, कभी कभी नेताजी सफाई देते रहते हैं। कह रहा एक दूसरी तरह की सरकार भी है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास क्या होता है, निर्णय लेने की शक्ति और सरकार चलाने की शक्ति होती है ना। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, यानी कि जिसे हम लोग कैबिनेट या सरकार में कैबिनेट कहते हैं, वो सलाहकार के रूप में काम करता है। वैसे यहाँ पे एक समूह होता है करा जिसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। करा लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को आपके अपने निर्णय के आधार नहीं बताने और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। जैसे आपने देखा कि लोकतंत्र में क्या होता है, सफाई देना पड़ता है सरकार को, है ना, कि आपने क्या किया, कैसे किया, कौन काम क्यों कर रहे हो, वो सारे सफाई देने पड़ते। लेकिन यहाँ पे राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए कैसे मस्त होके राजा बैठे हुए है ना। ये राजा है जो क्या करते हैं, देखिए फूलों के, गुलाब के फूलों का सुगंध का मजे ले रहे हैं, है ना। और इनका मर्जी है, बोलेंगे आज पूरे राज्य में ये नियम लागू हो तो जी जनाब लागू होगा। आज कोई नहीं, सुबह उठ के निकलेगा लागू होगा, है ना। इनको कोई आधार नहीं बताना पड़ता है। चलिए अब आते हैं लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं। अब भारत क्या है, एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने में हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति, ये बात हम लोगों ने जान रखा है। कह रहा इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जो लोगों द्वारा किया जाता, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता, लोकतंत्र कहलाता। लोकतंत्र का मूलभूत विचार यह है कि लोगों को नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे, है ना। और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोग खुद से क्या करे, नियम बनाए और उसे लागू करे और उसे माने और सबको मनवाए। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी बड़ी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का विचार एक नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने परिवार में भी आप देखिए तो सबका विचार अलग अलग रहता है। एक मतलब तो इस आधार पर क्या होता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है प्रतिनिधि लोकतंत्र है। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और ये प्रतिनिधि का काम होता है कि हम लोग के लिए क्या करना, कानून नियम बनाना और उसे लागू करवाना, हम लोग की सहायता प्रदान करना, है ना, रोड बिजली पानी की व्यवस्था करना। तो ये सभी चीजें सरकार में नीति होती, लोकतंत्र में होता। लेकिन इसीलिए हमने बोला, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, भागीदार तो बनकर खुद ही शासन करिए, लोकतंत्र का मूलभूत अर्थ है। लेकिन कह रहा है आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, आपने देखा करा प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं भाई, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, इन्हीं का काम है सभी के लिए
निर्णय लेना। अब देखिए यहाँ पे वोट हो रहा है ना, ये फोटो आपने देखा होगा, ये बूथ है, बाबा जी गए हैं, है ना, यहाँ वोट डाले हैं, इनके उंगलियों पर वो निशान लगाया जा रहा है काले इंक का। चलिए, कह रहा आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश में वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे, है ना। मतलब वोट देने का अधिकार जब तक वयस्क मताधिकार का सिस्टम ना आता है तब तक अपने आप को वो देश लोकतंत्र नहीं कह सकता है। कह रहा लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती है कि एक समय ऐसा था कि जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीब को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी और अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों और गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि प्रारंभ में अगर हम देखें तो वहां पे जो आपका गरीब हो गए, महिला हो गई, उसके बाद अशिक्षित हो गए, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट वही दे सकते थे जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, और जो शिक्षित थे उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने लोग क्या करते थे, वो नियम बनाते थे, और गिने चुने लोगों के द्वारा ही ये देश चलता था। आजादी के बाद पहले बहुत ही कम लोग वोट देने का अधिकार था, है ना, बहुत कम लोगों के पास वोट देने का अधिकार था आजादी के बाद। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, और गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, और उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में। कब? 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है ना। यानी कि इन्होंने लिखा कि क्या जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है लेकिन उनका चरित्र है, तो क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि गरीब आदमी का गुनाह क्या है किया है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब ये गांधी जी कहते हैं कि क्या ये गरीब होने का गुनाह है जो आप इन्हें वोट देने से रोक रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या गुनाह किया, इसी बात को रखता है। इसी से रिलेटेड देखिए कुछ बातें हम यहाँ पे कर लेते थोड़ा सा। यही महिला, देखिए यहाँ पे क्या, वोट फॉर वुमेन, मतलब कि वोट फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के वोट के लिए यहाँ पे बात किया गया था। ये जो आंदोलन हुआ था, कह रहा है संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए जाने वाले गए संघर्ष जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब, 1914 से 18 के बीच में जो ये विश्व युद्ध हुआ था, उसी के दौरान और मजबूती पकड़ी ये आंदोलन। और इस आंदोलन में महिलाओं को मताधिकार, इस आंदोलन को ही क्या कहते हैं, महिला का मताधिकार आंदोलन, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं, है ना। महिला मताधिकार आंदोलन को इंग्लिश में सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। और युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, है ना, और इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया था जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती
इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने का समान रूप से योग्य माना जाने लगा, है ना। बात करें साथियों तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा थी। पहले कहते महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, महिलाएं वहां नहीं जा सकती, महिलाएं ये नहीं कर सकती है। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा था। जब यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारे पुरुष भी इस काम में लगे थे प्रथम विश्व युद्ध और महिला को बुलाया गया था और महिला जो काम पुरुष को करना चाहिए वो महिलाओं ने करके दिखाया, तो लोगों का यह धारणा टूट गया कि नहीं नहीं, महिलाओं को मतलब महिलाओं में भी वो क्षमता है, जो काम पुरुष कर सकते वो काम महिला भी कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की और उनकी आवाज सुनी जाए, और उन्होंने जगह जगह पर अपने आपको लोहे के जंजीर में बांधकर प्रदर्शन किया और उनमें कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल पर बैठी। और अमेरिका में वोट देने का अधिकार कब मिल गया? 1920 में मिल गया, जबकि इंग्लैंड में औरतों को मत डालने के अधिकार 1928 में मिल गया, है ना। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद ही महिला को मताधिकार मिला था। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें किया है कि पृष्ठ 33 और 34 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों जिलों को दर्शाते हैं, है ना। पड़ोसी देश का और ये तो बोल रहा है देश, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसके नाम बताने के लिए, है ना। और उसके बाद दे दिया केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम बताएं। तो अपने यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है ना। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। और उसके बाद पड़ोसी देश अगर देखिएगा तो इधर से आइएगा तो पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है, उसके बाद कौन है? चाइना है, उसके नीचे आइएगा नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद कौन सा पड़ जाएगा? म्यांमार पड़ेगा, म्यांमार से जैसे नीचे उतरिएगा तो इधर से बांग्लादेश है। तो इस तरह से स्थल से लगी हुई बहुत ये देश है ना, पड़ोसी देश। चलिए अब बढ़े, अब तो आ गया यहाँ से आगे अभ्यास प्रश्न आ जाता है ना। देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है अभ्यास प्रश्न। तो यहां तक का ये सेशन समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे चैप्टर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए।